हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विकास रायसागर और मेरे यूट्यूब चैनल विकास रायसागर टेक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के जनरेशन पर बात कर रहे हैं कि कैसे नए नए इन्वेंशन के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटर डेवलप होते चले गए और हम आज मॉडर्न कंप्यूटर के एज में पहुंच गए। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, जिन्हें हम वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर भी कहते हैं, ये लॉजिक सर्किटरी के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग करते थे और इनका उपयोग सन 1940 से 1956 के बीच किया गया था। वैक्यूम ट्यूब के आविष्कारकर्ता सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग थे और इन्हें इसी कारण ही इलेक्ट्रॉनिक्स का जनक भी माना जाता है, क्योंकि इनकी इन्वेंशन के बिना हम आधुनिक कंप्यूटर के स्वरूप को प्राप्त कर ही नहीं सकते थे। इटनास ऑफ बेरी कंप्यूटर को पहले वैक्यूम कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह एक सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर नहीं था जो रैखिक समीकरणों की समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन यह उतना विश्वसनीय नहीं था। इसके बाद कोलोसस, एनिएक, मार्क 1 और यूनिवैक जैसे कंप्यूटर बनाए गए। इसमें एनिएक को पहला सफल कंप्यूटर कहा जा सकता है, जिसे हाइड्रोजन बम के निर्माण से संबंधित कैलकुलेशन के लिए उपयोग में लाया गया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करते थे और इनकी प्रोग्रामिंग की भाषा मशीन भाषा यानी बाइनरी भाषा थी, जिसमें केवल 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। और इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को गणना करने में 300 से 400 माइक्रोसेकंड्स का समय लग जाता था। अगर मेमोरी की बात करें तो शुरुआत के कंप्यूटरों में मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का उपयोग किया गया था। मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का आविष्कार 1932 में ऑस्ट्रिया में गुस्ताव टाउसेक द्वारा किया गया था। इसमें एक ड्रम में बड़ी तेजी से घूमने वाला धातु का एक सिलेंडर होता है, जिसे फेरोमैग्नेटिक रिकॉर्डिंग सामग्री के साथ लेपित किया जाता है। इटनास ऑफ बेरी कंप्यूटर में घूमने वाली मैकेनिकल ड्रम में बाइनरी नंबर के रूप में डाटा स्टोर किए गए थे और इस डायनेमिक मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए एक विशेष सर्किट का उपयोग किया गया था। इसके बाद मॉरिस विल्किस ने 1947 में मर्क्यूरी डिले लाइन्स का उपयोग मेमोरी के लिए किया था। इसी तरह IBM 701 में विलियम्स ट्यूब का उपयोग रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए किया गया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में कुछ भारी समस्याएं थी, जैसे इस तकनीक के लिए बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, साथ में बहुत अधिक मात्रा में वैक्यूम ट्यूब उपयोग होने के कारण यह आकार में बहुत बड़े हो गए थे। जैसे एनियाक कंप्यूटर में लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थे और औसतन इसके खराब होने की दर 2 दिन थी, यानी 2 दिन बाद कोई न कोई वैक्यूम ट्यूब खराब हो जाती थी और इस खराब वैक्यूम ट्यूब को खोजने में ही लगभग 15 मिनट का समय लग जाता था। इस एनिएक के ऑपरेशन में 150 किलोवाट बिजली की खपत होती थी, जिसके कारण यह काफी गर्मी पैदा करता था। इसकी भंडारण क्षमता भी काफी कम थी और इसके इनपुट आउटपुट की स्पीड भी काफी स्लो थी। इसे शुरुआत में वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए तैयार किया गया था और बाद में इसका उपयोग अधिकतर व्यावसायिक कार्यों में किया गया। वैक्यूम ट्यूब अपने उद्देश्य में काफी हद तक सफल रहे, लेकिन इनके उपयोग ने कंप्यूटर के आकार को काफी बड़ा कर दिया था, जिसे वैज्ञानिक छोटा करने में लगे थे। इसी बीच सन 1947 में विलियम शॉकले, जॉन बर्डिंग और वाल्टर ब्रेटन ने ट्रांजिस्टर की खोज कर ली। इसने न केवल कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में क्रांति ला दी, बल्कि इसने कंप्यूटरों को पहले से छोटा और ज़्यादा तेज भी बना दिया।
इसी तरह से ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का युग आया, जिसे हम दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कहते हैं। यह ऐसा कंप्यूटर था जो लॉजिक सर्किटरी के लिए वैक्यूम ट्यूब के बजाय ट्रांजिस्टर का उपयोग करता था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों की पहली पीढ़ी ने वैक्यूम ट्यूबों का इस्तेमाल किया, जिससे बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती थी। साथ ही साथ ये भारी और अविश्वसनीय थे। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर या दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर की तुलना में अधिक कुशलता से कार्य करते थे। साथ ही साथ इनके कार्य करने के लिए बहुत ही कम शक्ति की आवश्यकता थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग सन 1956 से 1963 के बीच किया गया था। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का प्रायोगिक ट्रांजिस्टर कंप्यूटर पहला कंप्यूटर था जिसे नवंबर 1953 में स्टार्ट किया गया था, और यह व्यापक रूप से दुनिया में कहीं भी काम में आने वाला पहला ट्रांजिस्टर कंप्यूटर माना जाता है। इसके बाद अमेरिकी वायुसेना के लिए बेल लैब्स की ट्राडिक यानी ट्रांजिस्टराइज्ड एयरबोर्न डिजिटल कंप्यूटर, हार्वेल कैडेट, यूनिवैक अथीना, IBM 7070, यूनिवैक सॉलिड स्टेट, हनीवेल 200 जैसे बहुत सारे ट्रांजिस्टरों पर आधारित कंप्यूटर बनाए गए। इनमें पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की तरह ही इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का प्रयोग होता था तथा आउटपुट प्रिंट आउट के रूप में प्रदर्शित होते थे। स्टोरेज डिवाइस के लिए मैग्नेटिक कोर मेमोरी का उपयोग किया जाने लगा था। कोर मेमोरी में ट्रांसफार्मर कोर के रूप में सेमी हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के रिंग्स का उपयोग किया जाता था, जिसमें आमतौर पर फेराइट का उपयोग होता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की भाषा भी मशीन लैंग्वेज से बदलकर असेंबली लैंग्वेज हो गई थी, और इस पीढ़ी के कंप्यूटर बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर पहली पीढ़ी की तुलना में कम पावर का उपयोग ऑपरेशन के लिए करते थे, और इससे निकलने वाली गर्मी भी काफी कम थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का व्यापक रूप से व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग किया गया था। साथ ही साथ ये इंजीनियरिंग डिजाइन और इन्वेंटरी फाइल के अपडेटेशन में भी उपयोग में लाए गए थे। इसके बाद तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग में आए, जिसमें ट्रांजिस्टर के जगह एकीकृत परिपथ का उपयोग किया गया था, जिसे हम IC भी कहते हैं। इसमें एक सिंगल IC में संबंधित सर्किटरी के साथ कई ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस शामिल होते थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग सन 1965 से 1971 तक किया गया। इसमें ट्रांजिस्टरों को सिलिकॉन चिप्स पर रखा गया था, जिसे हम अर्धचालक या सेमीकंडक्टर के रूप में भी जानते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया गया था, जिसका आविष्कार जैक किल्बी ने किया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट और रिलायबल थे। साथ ही साथ इनका रखरखाव भी काफ़ी आसान था, और इनसे निकलने वाली गर्मी भी कम थी, और ये बिजली की खपत भी कम करती थी। लेकिन इनके साथ एक परेशानी ये थी कि इनको ऑपरेट करने के लिए एयर कंडीशन की ज़रूरत थी। इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटरों की बात की जाए तो IBM 360, मेटाफोर, नोवा 1200, RCA स्पेक्ट्रा 70 आदि हैं। कंप्यूटरों के इस तीसरी पीढ़ी के दौरान उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे फोर्ट्रॉन 2 से 4, कोबोल, पास्कल, बेसिक, एल्गोल आदि का उपयोग किया गया। इस पीढ़ी में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। मेमोरी की बात करें तो इन कंप्यूटरों को चुंबकीय भंडारण के साथ पेश किया गया था। इसी बीच डगलस एंजलबर्ट ने आधुनिक कंप्यूटरों का एक प्रोटोटाइप एक माउस और एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ प्रस्तुत किया। इसने तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में
इनपुट लेने की प्रक्रिया को ही बदल दिया। ये पंच कार्ड के बजाय माउस और कीबोर्ड का उपयोग इनपुट के लिए करते थे। इसने यह बता दिया था कि कंप्यूटर सिर्फ वैज्ञानिक और गणितज्ञों के लिए नहीं, बल्कि इसका उपयोग आम लोग भी अपनी आवश्यकता के अनुरूप कर सकते हैं। इसका उपयोग रिजर्वेशन सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम और लोगों के सामान्य उपयोग के लिए किया गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी के उपयोग ने इसके आगामी प्रयोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया, जिससे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का निर्माण संभव हो पाया। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में 5000 से अधिक ट्रांजिस्टरों सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उपयोग कर एक इंटीग्रेटेड सर्किट तैयार की, जिसे माइक्रोप्रोसेसर कहा गया, जिसमें VLSI टेक्नोलॉजी यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया था। और इस VLSI टेक्नोलॉजी के साथ चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में और छोटे हो गए। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग सन 1971 से 1980 तक किया गया। माइक्रोप्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा अपने टास्क के लिए किया जाता है। यह सिंगल आईसी चिप पर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसमें ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस और डायोड सहित लाखों छोटे कंपोनेंट होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। इंटेल 4004 दुनिया का पहला माइक्रोप्रोसेसर था जिसमें सिंगल चिप पर एक कंप्लीट जनरल पर्पज सीपीयू को इम्प्लांट किया गया था। और IBM ने 1981 में होम यूजर के लिए अपना पहला कंप्यूटर पेश किया था। PDP-11, DEC 10, स्टार 1000, क्रे 1 ये सभी चौथी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर्स हैं जिनमें क्रे 1 एक सुपर कंप्यूटर था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली, कॉम्पैक्ट, रिलायबल और सस्ते थे। इसके कारण इसने पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी क्रांति को जन्म दिया। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। इस पीढ़ी में सभी उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे C++, डाटाबेस आदि का उपयोग किया गया था। मेमोरी के रूप में सेमीकंडक्टर मेमोरी और विंचेस्टर डिस्क का उपयोग किया गया था। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, वैज्ञानिक खोजों, व्यावसायिक उत्पादन तथा व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया गया था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों ने माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग किया था और इसे अधिक विकसित करके ULSI टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर तैयार किए गए। और इस टेक्नोलॉजी में एक माइक्रोप्रोसेसर पर लगभग 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उपयोग किए गए थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की शुरुआत 1980 के दशक से हुई थी और यह आज भी जारी है। यह वर्तमान और भविष्य दोनों की टेक्नोलॉजी का मिश्रण है जो पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जो कंप्यूटरों को इस तरह से विकसित करने का कार्य कर रही है कि वह रियल लाइफ सिचुएशन पर इंसानों की तरह डिसीजन ले सके और अपने प्रोग्राम ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट कर सके। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का एक उद्देश्य नेचुरल लैंग्वेज को रिस्पॉन्ड करना भी है। आज के समय में यह कंप्यूटर कई रूपों में उपलब्ध है जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक एटसेट्रा। सन 1981 में IBM की पहली पर्सनल कंप्यूटर आई जिसमें माइक्रोसॉफ्ट DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था और इसमें इंटेल चिप यूज की गई थी। सन 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने HTML का आविष्कार किया जिसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब ने कंप्यूटरों को इंटरनेट पर जोड़ने का एक आसान रास्ता प्राप्त कर लिया।
1993 में आई पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर ने ग्राफिक्स और म्यूजिक के क्षेत्र में क्रांति ही ला दी और सन 2003 में AMD के 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर AMD एथलॉन भी मार्केट में आ गए और इस पीढ़ी के दौरान ही कई फेमस ऑनलाइन बेस्ड कंपनियां मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल, गूगल, फेसबुक और प्रोसेसर बनाने वाली सबसे फेमस कंपनी इंटेल की कोर से लेकर i7 तक के प्रोसेसर भी मार्केट में आ गए। वहीं प्रोसेसर की एक दूसरी कंपनी AMD ने भी अपने ड्यूरॉन से लेकर राइजेन तक के प्रोसेसर मार्केट में इंट्रोड्यूस किए। इसी तरह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपनी विंडोज ने भी XP से लेकर विंडोज 10 तक के ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में लॉन्च कर दिए। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग डिफेंस, एडवांस रिसर्च और डेवलपमेंट, सैटेलाइट और वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन, जेनेटिक्स, एडवांस मेडिकेशन और डायग्नोसिस और ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में उपयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ मेरे चैनल विकास राज सागर टेक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।